गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक प्रकृति के हैं और हर एक प्रकार के संगठन के ऊपर लागू होते हैं। हेनरी फ्योल ने ये कहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिद्धांत आजकल बिजनेस ने बहुत विस्तृत आयाम स्थापित कर लिए हैं या बहुत फैल चुका है बिजनेस। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो प्रतिदिन की क्रियाओं के अंदर आती रहती हैं और मैनेजर किसी भी एंटरप्राइज का उसे इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। एक मैनेजर को आवश्यकता होती है गाइडलाइंस की, ताकि वो इन समस्याओं का समाधान कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली यानी कुशलतापूर्वक चला सके। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और जो मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं वो मैनेजर को गाइड करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। बिफोर एंटरिंग इनटू डिटेल डिस्कशन, इसके विस्तृत डिस्कशन के अंदर प्रवेश करने से पहले प्रिंसिपल्स के बारे में ये ज़रूरी होगा कि हम प्रिंसिपल का मीनिंग जाने। विभिन्न जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसे अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है। जी.आर. टेरी कहते हैं कि प्रिंसिपल इज़ ए फंडामेंटल स्टेटमेंट। ये सिद्धांत एक आधारभूत स्टेटमेंट होते हैं, एक वाक्य होता है, और ट्रूथ एक तथ्य होता है जो एक प्रकार की गाइड देता है, गाइड टू द थॉट और एक्शन, किसी कार्य को या किसी विचार को मार्गदर्शन देता है। एडविन बी फिलिपो कहते हैं एक प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है और जनरली ये काज और इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण और प्रभाव संबंध के तहत इसे दर्शाया जाता है या इसे कहा जाता है। कुंडजन ओडोनेल कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं ऑफ जनरली वैलिडिटी, वो जनरल सामान्य रूप से जिनकी वैधता है, विच है वैल्यू इन द प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्शन, और जिन्हें प्रबंध किए क्रियाओं के अंदर उन्हें प्रेडिक्ट करने की, उन्हें भविष्यवाणी करने की उसके अंदर वैल्यू रखते हैं वो। इसलिए हम प्रिंसिपल को हम विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ दी स्कॉलर्स, इन स्कॉलर्स की जो डेफिनेशंस हैं वो ये दिखाती हैं कि प्रिंसिपल एक बेसिक ट्रुथ के रूप में होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं काज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप, और एक्सपर्ट इनको तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे लिए गए हैं, लाइक ऑल अदर सोशल साइंसेस, बाकी सभी सामाजिक विज्ञानों की भांति मैनेजमेंट भी उसे एक बड़ा डेफिनेट हैज़ इट्स सर्टेन डेफिनेट प्रिंसिपल्स, उसके बहुत सारे निश्चित सिद्धांत हैं। ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट के द्वारा विकसित किए गए हैं और ये जो सिद्धांत हैं ये विभिन्न जो समस्याएं हैं मैनेजर्स के द्वारा जिन्हें फेस किया गया है उन्हीं का आउटकम, उन्हीं का परिणाम है। फर्स्ट द प्रॉब्लम, पहले समस्याएं बॉर्न हुई थी, उनका जन्म हुआ, और उसके बाद एफर्ट्स उन्हें सोल्व करने के लिए की गई थी, और ये प्रयास रिजल्टेड इन ए लॉट ऑफ रिसर्च, इन एक बड़ी शोध के रूप में इनका परिणाम प्राप्त हुआ और फाइनली सॉल्यूशन इनके ढूंढे गए। वी नो, हम ये जानते हैं कि ये सॉल्यूशन ही जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रूप में है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट निम्नलिखित दो तरीके से लिए गए हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के आधार पर इस मेथड में एक प्रबंधक ऑब्जर्व करता है और विश्लेषण करता है एक पर्टिकुलर घटना का, जिसे वो एक्चुअल प्रैक्टिस में जिसका सामना करता है। उदाहरण के लिए कार्य विभाजन का जो सिद्धांत हमें बताता है कि जहाँ तक पूरे कार्य को डिवाइड करने का सवाल है डिफरेंट पार्ट्स में, और प्रत्येक इंडिविजुअल को उनकी योग्यता और टेस्ट
के अनुसार काम दिए जाने का सवाल है, तो ये प्रिंसिपल हमें विभाजन यानी कार्य पर विभाजन को बताता है। इफ़ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और ये जो प्रिंसिपल है ये तब इसकी रचना की गई थी, ये कहा गया था इसके बारे में जब ये ऑब्जर्व किया गया था कि कुछ मैनेजर्स के द्वारा कि कार्य को प्रॉपर ढंग से जो बांटने से अच्छी परफॉर्मेंस आती है। पॉइंट नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर। इस मेथड के अंतर्गत एक प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है रिसर्चर के द्वारा किसी भी प्रबंधकीय सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जांपल, दो समूहों की परफॉर्मेंस को मापा जाता है जिसमें से एक सिंगल बॉस के द्वारा हेडेड है और दूसरा ग्रुप जो है जिसके दो बॉस हैं, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। और जब ये पाया जाता है कि पहले ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इस प्रकार से इसे डिराइव किया गया था, इस प्रकार से इसको लिया गया था। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग जानने के बाद ये ज़रूरी हो गया है कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नेचर और इनकी आवश्यकता को जानें। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो निम्नलिखित पॉइंट है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की प्रकृति को सामने लाते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सार्वभौमिक रूप से लागू होना। यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है कि ऐसी सच्चाई जो समान रूप से सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बिजनेस का हो या बिना बिजनेस का हो, सब जगह जो लागू होती है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। सभी बिजनेस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स या नॉन बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन जिसमें शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, खेल का मैदान, कृषि फार्म, आर्मी, क्लब और दूसरे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। इन ऑर्डर टू रिसीव, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्हें कम या ज़्यादा सेम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है। नंबर 2, जनरल गाइडलाइंस, ये सामान्य मार्गदर्शन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ये डेफिनेट माने निश्चित नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिद्धांतों की भांति। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिद्धांत हैं ये बड़े स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं और उनका आउटकम भी, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दूसरी तरफ ये जनरल गाइडलाइंस की तरह होते हैं, सामान्य मार्गदर्शन की तरह होती है। उन्हें स्ट्रिक्टली माने कठिन रूप से या कठोर रूप से उन्हें अप्लाई नहीं किया जा सकता, स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। नंबर 3, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इन्हें अभ्यास और प्रयोग के द्वारा बनाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं प्रोफेशनल लोगों के जो सामने आई थी उनका परिणाम है। सबसे पहले प्रॉब्लम आई और उसके बाद उनकी केयरफुल रिसर्च वर्क के बाद सॉल्यूशन उनके ढूंढे गए। इसलिए हम इन सॉल्यूशंस को हमने इनको पहचाना और फाउंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, इन्हें हमने अभ्यास और प्रयोग के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रूप में इन्हें हमें रिकॉग्नाइज किया है, इन्हें हमने पहचान दी है। सिमिलरली रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फाउंड आउट करने की। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जो निर्देश की एकता का सिद्धांत है ये अवश्य अमर हुआ होगा जब दो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि दो समूह, लोगों के दो समूह, उनको कंपेयर किया गया था, जहां पहले ग्रुप को एक बॉस ने जिसको हेडेड किया था और जबकि सेकंड ग्रुप को जिनके दो बॉस थे या सेकंड ग्रुप के दो बॉस थे उनको हेड करने वाले दो लोग थे। तो निसंदेह फर्स्ट जो ग्रुप था उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है ये जारी हुआ था, यहाँ इसकी संरचना हुई थी। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी,
इसका मतलब होता है लॉसशीलता। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं जैसे कि वो आज हैं वे फाइनल ट्रुथ के रूप में नहीं है। एज एंड व्हेन पॉलिटिकल, जैसे ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चेंजेज होते हैं, नई प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, तो ये प्रिंसिपल जो पुराने हैं वो अल्टर हो जाते हैं, बदल जाते हैं और नए प्रिंसिपल्स प्रतिपादित हो जाते हैं, उनका स्थान ले लेते हैं। इसलिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो गतिशील है प्रकृति में और इन्हें स्टैग्नेंट या फिक्स नहीं कहा जा सकता या स्थायी नहीं कहा जा सकता। नंबर 5 मेनली बिहेवियरल, यह व्यवहारिक है मुख्य रूप से। मैनेजमेंट का सिद्धांत डायरेक्टली मानवीय व्यवहारों से संबंधित है। मैनेजमेंट की जो क्रिया है वो मेनली मैनेजमेंट ऑफ मैन, व्यक्तियों के प्रबंध से संबंधित है, जो एक सामाजिक प्राणी है जिसकी अपनी नेचर, अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं होती हैं जिन्हें हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, जिन्हें समाप्त या दबा नहीं सकते। दिस इज़ द मेन रीजन, यही मुख्य कारण है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वे मानवीय व्यवहारों से प्रभावित होते हैं और प्रायः मानवीय व्यवहार ही किसी भी प्रबंधकीय स्थान जो सिद्धांत है उसको लागू करने में एक मुख्य रुकावट बनता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जो डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है आमतौर पर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन बार बार एक कार्य को करने से एक व्यक्ति बोर हो जाता है, जैसा कि मानवीय व्यवहार है। इसलिए इससे एफिशिएंसी में कमी भी आती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से व्यवहारिक होते हैं। नंबर 6 रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव के बीच में संबंध। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो कॉज और इफेक्ट का संबंध एस्टेब्लिश करते हैं। ये स्पेसिफाई करते हैं कि व्हाट द अल्टीमेट आउटकम विल बी, कौन सा या क्या अंतिम रिजल्ट होगा, परिणाम होगा किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर पर्टिकुलर मैनर से किसी कार्य को किया जाएगा, उदाहरण के लिए अगर डिवीज़न ऑफ वर्क के सिद्धांत के अनुसार कार्य को डिफरेंट भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग एक विशेष व्यक्ति को असाइन किया गया है उसकी रुचि के अनुसार और योग्यता के अनुसार, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। और इस केस में जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो क्या है, कॉज है, और एफिशिएंसी का बढ़ना इसका प्रभाव है। इसी प्रकार दूसरे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी हैं वो भी कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित करते हैं। नंबर 7 कॉन्टिंजेंट, अनिश्चितता या अनिश्चित। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये फिक्स, स्थायी नहीं है और या परमानेंट नहीं है। दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशन, वे परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित होते हैं। इसलिए इन्हें इम्प्लीमेंट या कार्यान्वित करने का जो निर्णय है उसे सिचुएशंस के अनुसार लिया जाना चाहिए। इम्प्लीमेंट देम और नॉट, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए कि नहीं, इन्हें परिस्थितियों के अनुसार ही ये निर्णय लेना चाहिए। उदाहरण के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर के सिद्धांत के अनुसार एक वर्कर को एक डेफिनेट पार्ट ऑफ जॉब, एक निश्चित काम का भाग एक समय में दिया जाना चाहिए और इसके बाद सो दैट हिज एफिशिएंसी इज एक्रीड, ताकि उसकी एफिशिएंसी, कुशलता बढ़ाई जा सके। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत अगर एक वर्कर एक कार्य को बार बार करके फेडअप हो जाता है तो एप्लीकेशन इस प्रिंसिपल का इसका लागू होना क्या होगा, बेनिफिशियल या फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए इट विल हैव टू बी चेंज, इसे बदलना पड़ेगा। थैंक यू।